India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कोर्ट्स राउंड अप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने देश में बुलडोजर से संपत्तियों को तोड़े जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि किसी व्यक्ति के घर या संपत्ति को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया जाना कि उस पर अपराध के आरोप हैं, कानून के शासन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश घरों को बुलडोजर से तोड़े जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। अपना आदेश सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा, एक आम नागरिक के लिए घर बनाना कई सालों की मेहनत, सपनों और महत्वाकांक्षाओं का नतीजा होता है। अपना आदेश सुनाते हुए जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर कार्यपालिका मनमाने ढंग से किसी नागरिक के घर को केवल इस आधार पर तोड़ देती है कि वह किसी अपराध का अभियुक्त है, तो कार्यपालिका कानून के शासन के सिद्धांतों के खिलाफ कार्य करती है। रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता है, यह किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि मामले का दायरा सीमित है। मुद्दा यह है कि क्या किसी अपराध के आरोपी या दोषी होने पर संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है। एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है, राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने के जैसा है, जिसकी संविधान में अनुमति नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कानून के शासन, कानूनी व्यवस्था में निष्पक्षता पर विचार करना होगा। कानून का शासन मनमाने विवेक की अनुमति नहीं देता है। चुनिंदा डेमोलिशन से सत्ता के दुरुपयोग का सवाल उठता है। आरोपी और यहां तक कि दोषियों को भी आपराधिक कानून में सुरक्षा दी गई है। कानून के शासन को खत्म नहीं होने दिया जा सकता है। संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिकों संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों और आजादी की सुरक्षा जरूरी है। अगर कार्यपालिका मनमाने तरीके से किसी नागरिक के घर को इस आधार पर ध्वस्त करती है कि उस पर किसी अपराध का आरोप है, तो यह संविधान कानून का उल्लंघन है। अधिकारियों को इस तरह के मनमाने तरीके से काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा नहीं जा सकता। अधिकारियों को यह दिखाना होगा कि संरक्षण अवैध है और अपराध को कम करने या केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की कोई संभावना नहीं है। नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण, सुनवाई की तारीख बताना जरूरी होगा। डिजिटल पोर्टल 3 महीने में बनाया जाना चाहिए, जिसमें नोटिस की जानकारी और संरक्षणा के पास सार्वजनिक स्थान पर नोटिस प्रदर्शित करने की तारीख बताई गई है। व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख जरूर दी जानी चाहिए। आदेश में यह जरूर नोट किया जाना चाहिए कि बुलडोजर एक्शन की जरूरत क्यों है। केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है जब अनधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय पर हो। इसके साथ ही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत गिराई जा सकती है। केवल वे संरचनाएं ध्वस्त की जाएंगी जो अनाधिकृत पाई जाएंगी, जिनका निपटान नहीं किया जा सकता। अगर अवैध तरीके से इमारत गिराई गई है तो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें हर्जाना देना होगा।
अनाधिकृत संरचनाओं को गिराते वक्त विस्तृत स्पॉट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़फोड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। यह रिपोर्ट पोर्टल पर पब्लिश की जाएगी। अगर घर गिराने का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। घर के मालिक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और संरचना के बाहर चिपकाया जाएगा। नोटिस देने के लिए 15 दिनों के बाद नोटिस की तामील हो। कोर्ट ने आगे कहा कि महिलाओं, बच्चों को रातों रात बाहर फेंका जाना दुखद है। अगर अनधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे लाइन या जल निकाय पर है या कोर्ट द्वारा आदेशित की गई है तो दिशा निर्देश लागू नहीं होंगे। मालिक को नोटिस दिए बिना ध्वस्तीकरण नहीं किया जा सकता। संरचना पर नोटिस भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े विवाद की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से अजीत पवार समूह से कहा कि वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार सामग्री में शरद पवार की तस्वीरें और वीडियो इस्तेमाल न करें। कोर्ट ने एनसीपी अजीत पवार से कहा कि उन्हें अपनी अलग पहचान के आधार पर चुनाव लड़ना है। कोर्ट ने अजीत पवार से कहा कि वे अपनी पार्टी के सदस्यों को शरद पवार की तस्वीरें और वीडियो इस्तेमाल न करने का निर्देश दें। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ शरद पवार द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार को घड़ी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले कोर्ट ने अजीत पवार को घड़ी के चुनाव चिन्ह के बारे में समाचार पत्रों में अस्वीकरण प्रस्तावित करने का निर्देश दिया था। शरद पवार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ सामग्री और पोस्टरों की तस्वीरें और सोशल मीडिया पर पोस्ट पेश की जो कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रकाशित की गई। उन्होंने कहा कि एनसीपी अजीत पवार के उम्मीदवार अमोल भिटकरी ने केवल शरद पवार को दिखाते हुए तस्वीरें प्रकाशित की थी। तर्क दिया कि अजीत पवार का पक्ष सीनियर पवार की प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है। अजीत पवार के लिए सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह ने आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि सामग्री छेड़छाड़ की गई है। सिंघवी ने पलटवार करते हुए कहा कि वीडियो अमोल मिटकरी के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया गया था। जस्टिस कांत ने कहा, कृपया युद्ध के मैदान पर ध्यान केंद्रित करें। लोग हर चीज का जवाब देंगे। वे बहुत समझदार हैं और जानते हैं कि किसे, कहां और कैसे वोट करना है। हमें उनकी समझदारी पर संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि शरद पवार और अजीत पवार कौन है। ये वीडियो क्लिप मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब इस न्यायालय का कोई आदेश होता है तो उसका ईमानदारी से सम्मान किया जाना चाहिए। सिंह ने निर्देश का पालन करने पर सहमति जताई, लेकिन कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में डीप फेक का उपयोग करके तस्वीरों और वीडियो में हेरफेर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की जिसमें केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त स्कूलों और आवासीय स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए निर्देश देने की मांग की गई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा न्यायालय को सूचित किए जाने के बाद कि केंद्र सरकार ने समान राष्ट्रीय नीति, स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति तैयार की है। इस पर एक नोट प्रस्तुत किया जाएगा कि हितधारक इसे लागू करने के लिए कार्य योजना कैसे बना सकते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए आदेश पारित किया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट वरुण ठाकुर पेश हुए। उन्होंने न्यायालय को केंद्र को राष्ट्रीय नीति तैयार करने का निर्देश देने वाले अपने पिछले आदेश से अवगत कराया। 28 नवंबर 2022 को पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने स्कूलों में सभी किशोरियों के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और उनके लिए शौचालय सहित मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। 10 अप्रैल 2023 को न्यायालय ने केंद्र सरकार को देश में स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि उक्त नीति में स्कूलों में कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन और सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान तंत्र को सुनिश्चित करना चाहिए। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की मासिक धर्म स्वच्छता की आवश्यकता से संबंधित सार्वजनिक हित का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया,
पीठ ने केंद्र सरकार को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में समान राष्ट्रीय नीति बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को दोषियों की समय पूर्व रिहाई के लिए नीति बनाने के लिए कहा, क्योंकि नीति बनाना केंद्र शासित प्रदेश के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है और कारावास की अवधि के आधार पर छूट के लिए उसके पास कोई नीति नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने आदेश तत्कालीन रणबीर दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 30 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी के मामले पर विचार करते हुए पारित किया। उसे 3 सहकर्मियों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और उसने लगभग 18 साल हिरासत में बिताए। कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के वकील याचिकाकर्ता की समय पूर्व रिहाई का केवल इस आधार पर विरोध कर रहे थे कि कारावास की अवधि के आधार पर समय पूर्व रिहाई के लिए केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोई नीति नहीं बनाई गई। न्यायालय ने कहा कि यह देखते हुए कि आधार अस्वीकार्य हो सकता है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को अपेक्षित नीति तैयार करने की सलाह दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया कि वे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस मामले को उठाएं, जिससे सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले नीतिगत निर्णय लिए जा सकें। अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया। जैसा कि दावा किया गया, मामले के तथ्य इस प्रकार हैं। याचिकाकर्ता दोषी वर्ष 2006 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सेवारत था। उस पर सीनियर अधिकारी सहित 3 सिपाहियों की हत्या का आरोप था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रायल कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसकी आपराधिक अपील को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस रिट याचिका का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपेक्षित छूट नीति तैयार करने के संबंध में निर्देश के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ किया। अन्यथा भी नीति के अभाव में उन्हें समय पूर्व रिहाई के लिए मामला बनाने की स्वतंत्रता दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसके अनुसार मातृत्व लाभ केवल तभी मिलता है जब बच्चा 3 महीने से कम उम्र का हो। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ एक दत्तक माता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2017 अधिनियम की धारा 5 उपधारा 4 को चुनौती दी गई, जिसके तहत दत्तक माताओं को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है, बशर्ते कि उनके द्वारा गोद लिया गया शिशु 3 महीने से कम उम्र का हो। याचिकाकर्ता हंसा नंदिनी 2017 से 2 बच्चों की दत्तक मां है। खंडपीठ ने पूछा कि केवल उन दत्तक माताओं के लिए छुट्टी की शर्त निर्धारित करने का विधायी इरादा क्या था, जिनके शिशु का जन्म 3 महीने से कम उम्र का है। याचिकाकर्ता ने वर्तमान कानून को मनमाना और अनुच्छेद 19 भाग 1 भाग जी पेशे, व्यापार या व्यवसाय करने के अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया, क्योंकि यह उन महिलाओं के लिए कानूनी बाधाएं पैदा करता है जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेना चाहती है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी जोर दिया कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने में आने वाली प्रक्रियागत देरी को देखते हुए यह प्रावधान अव्यावहारिक है। उल्लेखनीय रूप से केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के नियम अपने स्वयं के समय सीमा प्रदान करते हैं, जो विवादित प्रावधान के पक्ष में नहीं है। या परित्यक्त या अनाथ बच्चे के मामले में बाल कल्याण समिति को बच्चे की उम्र के आधार पर 2-4 महीने के भीतर उसकी कानूनी उपलब्धता की घोषणा करनी चाहिए। अपने जैविक माता पिता द्वारा आत्मसमर्पण किए गए बच्चों को देने पर पुनर्विचार करने के लिए 60 दिनों की अवधि होती है। मामले की सुनवाई अब 17 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में जमीन के स्वामित्व पर सुनवाई हुई। केस का नाम है संत राम बनाम हरि प्रसाद।
हरिप्रसाद ने 1940 में अपने पिता द्वारा अर्जित भूमि के स्वामित्व और कब्जे का दावा किया, जो बाद में 1978 में उन्हें विरासत में मिली। प्रतिवादियों ने विभाजन के माध्यम से स्वामित्व का दावा करते हुए उनके स्वामित्व पर विवाद किया। अप्रमाणित स्वामित्व के बावजूद हरिप्रसाद ने गवाहों की गवाही के माध्यम से बसे हुए कब्जे का प्रदर्शन किया, जिसके कारण बाद में उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे की निषेधाज्ञा बहाल कर दी गई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के स्वामित्व और कब्जे के संबंध में ट्रायल कोर्ट, प्रथम अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि हॉग कोर्ट ने कानून के किसी ठोस प्रश्न के बिना निषेधाज्ञा देने में गलती की। अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और निषेधाज्ञा खारिज कर दी। अदालत की यह जो कार्यवाही हुई वह संत राम बनाम हरिप्रसाद मामले में हुई। और अदालत की इस कार्यवाही पर और ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर कृतिका तिवारी। तो कृतिका, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार क्या कुछ सुनवाई के बाद निकला, ये जो निषेधाज्ञा रद्द कर दी गई, इसके बारे में और क्या कुछ अपडेट्स रहे? गुड इवनिंग कुणाल। जैसा कि हरिप्रसाद के केस में ये हुआ था कि हरिप्रसाद को ओनरशिप और पोजीशन के लिए उसने क्लेम किया था, जो कि उसके पिता के नाम पे था 1940 में। हरिप्रसाद ने यह जमीन 1976 में उसके पिता के मृत्यु होने के बाद उसको डिफेंड करने के लिए इस केस के बारे में उसने आगे जाके पिटीशन फाइल की। फिर वह अपीलेंट कोर्ट में गया। पहले उसने यह ट्रायल कोर्ट में इस केस को फाइल किया, उसके बाद वो अपीलेंट कोर्ट में गया। अपीलेंट कोर्ट में उसने परमानेंट इंजेक्शन के लिए अपना ये केस फाइल किया था, बट अपीलेंट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के मैटर को एक ही बार में अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि मतलब हाई कोर्ट ने बोला हुआ था कि अगर आपने इंजेक्शन के लिए मैटर डाला हुआ है तो मैटर इंजेक्शन में ही रहेगा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में मैटर फॉर द इंजेक्शन गया था। पर इंजेक्शन में उसको कोर्ट ने बोल दिया कि अगर आप अपना मैटर इंजेक्शन के लिए डाल रहे हो तो फर्स्टली आपको ट्रायल में जाना पड़ेगा, फिर अपीलेंट कोर्ट में। मतलब पहले आपका मैटर ट्रायल में गया, फिर उसके बाद अपीलेंट कोर्ट में गया, अपीलेंट कोर्ट में मैटर फॉर द इंजेक्शन गया। इंजेक्शन हाई कोर्ट ने भी उसको अलाउ कर दिया। फिर उसके बाद जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ये पिटीशन को अलाउ करते हुए इंजेक्शन को डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस इंजेक्शन को इसलिए डिसमिस किया क्योंकि उस पर सब्सटैंशियल क्वेश्चन किए गए, जो कि ग्रांट की गई, बट इतना उसमें वापसी नहीं मिला उसको, क्योंकि इतना इंस्ट्रक्शन उसमें अच्छे नहीं थे। उसने ना ज्यादा कंडक्ट किया हुआ था केस को, ना ही उसको जो मैटर था मतलब वो पार्टीशन चाहता था, जो कि मतलब जब उसके पिता की मृत्यु हुई उससे पहले उसने इस मैटर को उसने चाहा था कि जो भी उसका मैटर है तो वो चाहता था कि पहले जितना भी है वो पार्टीशन के लिए जाए, पर पार्टीशन उसको अलाउ नहीं किया गया। फिर उसने इंजेक्शन के लिए डाला, पर हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट दोनों ने इंजेक्शन को अलाउ, पहले हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस मैटर को अलाउ कर दिया। बट आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस का कार्रवाई किया तो उस पे ये ग्राउंड रखे कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन नहीं थे और लॉ को भी इसने इतना से बाउंड नहीं किया था, इसलिए इस लॉ को उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके अलाउ करते हुए पिटीशन को इंजेक्शन को मिस कर दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। बहुत शुक्रिया कृतिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम अपडेट से अवगत कराने के लिए। और अब बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 के संशोधनों पर हुई चर्चा की। इसकी चर्चा करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन शेषशायी ने कहा कि संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि बेटी को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिले, लेकिन इसने संपत्ति की वह मात्रा भी छीन ली जो अन्यथा विधवा के पास होती। इसी संदर्भ में आइए समझते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 का संशोधन क्या है। क्या
आपको पता है कौन सी अमेंडमेंट ने डॉटर्स को अपने फादर की प्रॉपर्टी में इनहेरिट करने का हक दिया? 2005 के अमेंडमेंट हिंदू सक्सेशन एक्ट ने प्रॉपर्टी राइट्स में बड़े रिफॉर्म्स लाए हैं। इसने डॉटर्स को वही को-पार्सनरी राइट्स दिए जो पहले सिर्फ बेटों को मिलते थे हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। अमेंडेड एक्ट के सेक्शन 6 के तहत डॉटर्स भी अब बर्थ से को-पार्टनर्स बन गई है, यानी वो भी अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस और पार्टीशन की मांग कर सकती है, जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता है। जस्टिस एन शेषाशायी ने अपने एक रीसेंट जजमेंट में ये पॉइंट आउट किया कि जबकि ये अमेंडमेंट डॉटर्स को एम्पावर करता है, ये बाकी फीमेल क्लास 1 एयर्स के शेयर्स को रिड्यूस करता है, जैसे कि विडोज और मदर्स का। सेक्शन 6 के नॉर्मल पार्टीशन मैकेनिज्म एंड राइट्स में बैलेंस लाने के लिए बनाया गया था, जिससे डॉटर्स को इनहेरिटेंस राइट्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में मिलता है और हिंदू जॉइंट फैमिली के प्रिंसिपल्स भी मेंटेन होते हैं। इस चेंज को सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस में अपहोल्ड और क्लैरिफाई भी किया, जिससे अमेंडमेंट का इंटेंट साफ हो गया। इक्वालिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दोनों को इंश्योर करना विमेन के इनहेरिटेंस राइट्स में। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.